सांप थाईलैंड के बैंकॉक से लाया था। आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट के आदेश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री से भिड़ गए। वहां की कोर्ट ने एक पादरी की हत्या से जुड़ी एक पोस्ट को एक्स से हटाने का आदेश दिया था। इस पर इलॉन मस्क ने दो टूक कह दिया कि कोई भी देश पूरे इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इलॉन मस्क को अहंकारी अरबपति बता दिया था। उधर मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले शूटरों की पिस्तौल गुजरात के सूरत में तापी नदी से बरामद करने का दावा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन हथियारों से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। बाद में उन शूटरों ने अपने हथियार सूरत की तापी नदी में फेंक दिए थे। और फायरिंग की घटना के ठीक 9 दिन बाद मुंबई पुलिस ने तापी नदी से शूटरों की दोनों पिस्तौल बरामद करने का दावा किया। इनके अलावा मुंबई पुलिस ने नदी से पिस्तौल में इस्तेमाल होने वाली 4 मैगजीन मिलने का भी दावा किया। मैगजीन वो होती है जिसमें गोलियां रखी जाती हैं, उसी के जरिए पिस्तौल से फायरिंग होती है। इस सर्च ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें मुंबई पुलिस की एक टीम नदी में गोताखोरों की मदद से हथियार ढूंढती दिखाई दी। तभी एक गोताखोर नदी से ऊपर आ गया। उसके हाथ में एक पिस्तौल और एक मैगजीन दिखाई दी। बाद में उस गोताखोर ने उस पिस्तौल को नाव पर मौजूद एक पुलिस वाले को दे दिया। मुंबई पुलिस ने उसी जगह से दूसरी पिस्तौल के भी मिलने का दावा किया। और सूत्र बताते हैं कि पिस्तौल की उन 4 मैगजीन से पुलिस को 17 गोलियां भी मिली। सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े विक्की गुप्ता और सागर पाल नाम के 2 शूटरों ने इन्हीं हथियारों से मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पर फायरिंग की थी। बाद में पुलिस ने उन्हें गुजरात के भुज से गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में उन शूटरों ने गोली चलाने के बाद हथियार को तापी नदी में फेंकने की बात बताई थी। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई। जेल में उनका शुगर लेवल बढ़ने के बाद उन्हें इंसुलिन दिए जाने की खबर भी आई थी। एक दिन पहले ही इंसुलिन की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और एम्स के डॉक्टरों के पैनल को उनकी सेहत की निगरानी का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्हें यह दवा दी गई। एम्स के डॉक्टर की सलाह पर दी गई, क्योंकि एक दिन पहले एम्स के डॉक्टर ने सलाह दी थी कि अगर बहुत जरूरी हो तो केजरीवाल को इंसुलिन दे दी जाए। इसके बाद खबर आई कि केजरीवाल को 2 यूनिट इंसुलिन दे दी गई, क्योंकि उनका शुगर लेवल 217 हो गया था। इससे पहले खबर आई थी कि जेल से बाहर रहने पर केजरीवाल इंसुलिन की 50 यूनिट डोज लेते थे और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जेल में उन्हें यह दवा नहीं दी जा रही। जबकि कुछ दिन पहले ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल जानबूझकर ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए, क्योंकि उनके डाइट चार्ट में आलू पूरी, मिठाई और आम जैसी चीजें शामिल हैं और इनकी वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। ईडी ने दलील दी थी कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेहत का हवाला देकर जमानत पा सकें। उधर उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी पर इलाके के लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगा। इस सीट से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। इसी वजह से यहां के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन आरोप लगा कि वहां से चुनावी मैदान में उतरे बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह और उनके समर्थकों ने लोगों को पैसे देकर उनसे उनके वोट खरीदने की कोशिश की। यह बवाल तब खड़ा हुआ जब मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह के दफ्तर का एक वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो में एक आदमी 500 के नोट की गड्डियों से कुछ नोट गिनकर सलमान खान के घर फायरिंग मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए लॉरेंस गैंग के एक सदस्य ने दोनों ही शूटर को तैयार किया था। पैसे से लेकर हथियार तक हर चीज मुहैया करवाई गई थी। सलमान के घर तक छोड़ने की भी उनकी जिम्मेदारी थी। आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड और सलमान खान पर अटैक का किसने बनाया था प्लान बी? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर लगे इन निशानों को देखिए। सलाखों में बंद इन शूटर्स को देखिए और अब इस प्लान को तैयार करने वाले मास्टरमाइंड को देखिए। लॉरेंस बिश्नोई, जिसका पता इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल है। जिसके खौफ को जड़ से खत्म करने की मुंबई पुलिस ने कसम खा ली है। सलमान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने अब एक और राज से पर्दा उठाया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग मामले में गिरफ्तार सागर पाल और विक्की गुप्ता को एक तीसरे शख्स ने लॉरेंस गैंग में शामिल कराया था। अंकित नाम के शख्स ने पहले सागर पाल और विक्की गुप्ता को गैंग में शामिल किया,
फिर उन्हें शूटिंग सिखाई। लॉरेंस बिश्नोई की शायद ही कभी सागर और विक्की से मुलाकात हुई हो, लेकिन लॉरेंस के इशारे पर और उसके गैंग के सदस्यों के कहने पर ये दोनों सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। मकसद लॉरेंस का दुनिया में खौफ दिखाना और उसके आतंक के ग्राफ को ऊपर तक ले जाना है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिली इस खबर से एक बात तो साफ हो गई कि लॉरेंस के गैंग में उन सदस्यों की भी ज्वाइनिंग कराई गई जिन्हें पिस्तौल तक संभालना नहीं आता था। अंकित ने इन दोनों को तैयार करने का जिम्मा लिया था। दोनों आरोपियों तक उसने ही फंड पहुंचाया, पिस्तौल मुहैया कराई और फायरिंग का पूरा खाका तैयार कर दिया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक शूटरों के पास मौजूद दोनों बंदूकों में 5-5 राउंड गोलियां लोड थीं। 10 राउंड फायरिंग का टारगेट था, लेकिन पकड़े जाने के डर से सिर्फ शूटर सागर पाल ही 5 राउंड गोलियां फायर कर पाया, जबकि दूसरा शूटर विकी गुप्ता फायरिंग नहीं कर सका। सूरत की ताप्ती नदी से जो 2 बंदूकें बरामद हुई, उनमें से एक में 5 गोलियां भरी मिली थी, जबकि दूसरी पिस्तौल खाली थी। पैसों के लालच और लॉरेंस गैंग के सदस्यों के कहने पर विक्की और सागर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक तो पहुंच गए, लेकिन 10 गोलियां चलाकर आतंक फैलाने का जो टारगेट फिक्स था, उसे पूरा करने के पहले ही डर के मारे भाग निकले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद पनवेल में सलमान खान को टारगेट करने का प्लान बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पनवेल में ही सलमान खान का फार्म हाउस है। शूटरों को इस बात की जानकारी थी कि सलमान खान पूरे परिवार के साथ अपने फार्म हाउस पर ईद मनाने वाले हैं, लिहाजा दोनों ने फार्म हाउस से 7 किलोमीटर की दूरी पर किराए पर एक फ्लैट लिया। लेकिन उनकी प्लानिंग पर उस वक्त पानी फिर गया जब सलमान खान ने ईद की पार्टी सोहेल खान के घर पर रख दी और ऐसे में लॉरेंस गैंग के इन शूटर्स का प्लान फेल हो गया। प्लान के फेल होने से बढ़ के शूटर्स ने फिर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग का प्लान तैयार किया। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सेना के जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्हें एंटी टेरर ऑपरेशन सिखाया जा रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि अगर जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटेगा तो यही जवान सेना की जगह मोर्चा संभालेंगे। आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को सेना की ट्रेनिंग। अफस्पा हटा तो पुलिस संभालेगी मोर्चा। जम्मू कश्मीर पुलिस आतंक का करेगी सफाया। घाटी में आतंक और आतंकियों की सफाई के लिए हाथ में बंदूक लिए और ऑपरेशन में मोर्चा संभालते ये सेना के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। इसमें पुरुष और महिला जवान भी आतंकियों से लोहा लेने के गुर सीख रहे हैं। भारतीय सेना ने कोर बैटल स्कूल भालरा भद्रवाह में जम्मू कश्मीर पुलिस के नए बेंच को ट्रेनिंग दी है। जवानों को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। भालरा भद्रवाह के व्हाइट नाइट कोर बैटल स्कूल में सेना ने 62 पुलिस उपाधीक्षक, 1116 प्रशिक्षु पुलिस उप निरीक्षक को ट्रेनिंग दी है, जिसमें 19 महिला पुलिस उपाधीक्षक और 143 प्रशिक्षु पुलिस उप निरीक्षक शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन में महिलाओं के साथ साथ पुरुष तो हैं ही, लेकिन इन पुरुषों के साथ कंधा मिलाएंगी ये महिलाएं। आप देखिए तस्वीरों में, जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगी और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगी। माना जा रहा है कि सेना से मिली ट्रेनिंग का फायदा पुलिस के जवानों को होगा और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी स्थिति को मजबूत करेगी। जम्मू कश्मीर से अगर अफस्पा हटा तो पुलिस के यही जवान राज्य की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे और यही वजह है कि पुलिस के 1100 इंस्पेक्टरों को डोडा के बादला में सेना के बैटल स्कूल में ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही सेना की तरह खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण और उन्हें साझा करने और इलाकों की घेराबंदी करना भी सिखाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर अफस्पा हटा तो राज्य में सेना की जगह राष्ट्रीय राइफल्स की 4 कंपनियां रखी जा सकती हैं और जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवानों को पाक चीन बॉर्डर पर शिफ्ट किया जा सकता है। किस तरीके से उनके साथ बराबर मुकाबला करना है, कैसे आतंकियों का खात्मा करना है, ये आपको दिखाएं। हालांकि इस तरीके की ट्रेनिंग जो राजीव आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
आपको बता दें कि आतंकियों के साथ जब सेना का कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है तो कैसे उनका खात्मा करना है, ये ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। अब समझना जरूरी है कि अफ्स्पा क्या है। अफ्स्पा को केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जिसमें सेना को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। सुरक्षा बल बिना किसी वारंट के संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकते हैं। 1990 में जम्मू कश्मीर में अफ्स्पा लागू किया गया था। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था। देश में कौन सा इलाका अशांत है, ये केंद्र सरकार तय करती है। और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से भी अफ्स्पा हटाने की तैयारी चल रही है और यही वजह है कि राज्य की पुलिस को सेना मजबूत कर रही है। महाराष्ट्र के अकोला की रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये कहा कि कांग्रेस झूठ फैला रही है कि बीजेपी को अगर 400 सीटें मिली तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। एससी, एसटी और पिछड़ों का आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने यह कहा कि जनता ने हमें 10 साल संविधान बदलने की ताकत दी, लेकिन हमने आरक्षण नहीं बल्कि 3 तलाक खत्म किया, आतंकवाद खत्म करने के लिए काम किया। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि भाजपा को 400 सीटें आएगी तो आरक्षण चला जाएगा। अरे कांग्रेस वालों, हमें संविधान बदलने की ताकत इस देश की जनता ने 10 साल से दी। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इस देश से एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। ये मोदी का गारंटी। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी पर इलाके के लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगा। इस सीट से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। इसी वजह से यहां के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन आरोप लगा कि वहां से चुनावी मैदान में उतरे बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह और उनके समर्थकों ने लोगों को पैसे देकर उनसे उनके वोट खरीदने की कोशिश की। यह बवाल तब खड़ा हुआ जब मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह के दफ्तर का एक वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो में एक आदमी 500 के नोट की गड्डियों से कुछ नोट गिनकर पास बैठे आदमी के हाथों में थमाता नजर आया। आरोप लगा कि वो पैसे उस आदमी को बांटने के इरादे से दिए गए और उसे एक काम सौंपा गया कि वो इलाके के लोगों को पैसे देकर उनसे बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील करे। इसके अलावा उनके चुनावी दफ्तर में सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता नजर आया। दावा किया गया कि उन्होंने खाने के पैकेट और पैसे बांटकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। प्रधानी या जिला पंचायत चुनाव नहीं, जहाँ पे पैसा बांटा जाए। हालांकि उनके दफ्तर से आए वीडियो में कहानी कुछ और ही नजर आई। वहां बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता नजर आया, एक बड़ी सी कढ़ाई में पूरियां छनती नजर आई और उसी के बगल में आटे की कई बोरियां रखी दिखाई दी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि उस दफ्तर में बड़े पैमाने पर खाना बांटने की तैयारी की गई। इन्हीं वीडियो के आधार पर यह आरोप लगा कि मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में लोगों को लालच देकर उनके वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ये वही सीट है जहां से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के खूंटी में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति की है। मेरे भाइयों, हम लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते। बराबर देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटकर इन कांग्रेस के लोगों ने राजनीति की। देश की सामाजिक समरसता को इन लोगों ने तार तार कर दिया। भाई, जो भी गरीब है उसकी मदद की जानी चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी, क्या फर्क पड़ता। इन्होंने कई कमीशन बनाए और एक कमिश्नर ने कह दिया कि ओबीसी में जो 27% का कोटा है उसमें 6% मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए और 2% अन्य जो माइनॉरिटी हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित वर्ग जो धर्म परिवर्तन कर लेगा उसको भी दीजिए। हालत इन लोगों की दीजिए। देखिए, एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है हमारे दिल्ली में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन लोगों ने अनुसूचित वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन ही समाप्त कर दिया।
ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से वाराणसी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव की कमान अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज अमित शाह सबसे पहले वाराणसी में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जो मैमूरगंज इलाके के तुलसी उद्यान में बनकर तैयार हुआ है। उद्घाटन के मौके पर अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी साथ में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय से है। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद अमित शाह मोती झील मैदान में जनसभा के जरिए 5 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह वाराणसी आज पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर जो कार्यालय है बीजेपी का, उसका सबसे पहले तो वो उद्घाटन करेंगे। चुनावी कार्यालय ये महमूदगंज इलाके में है और फिर उसके बाद मोती झील मैदान वो जाएंगे। यहाँ पर जनसभा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, उसके पहले अमित शाह का वाराणसी दौरा। माना जा रहा है कि पप्पू यादव इस सीट पर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं और इससे आरजेडी की बीमा भारती को नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में धुआंधार रैलियां की। पूर्णिया में 26 अप्रैल को मतदान होगा और मतदान से 4 दिन पहले तेजस्वी ने एक बार फिर पप्पू यादव के खिलाफ वोट की अपील की, या यूं कहें कि मंच से इशारों में बोल दिया था कि पप्पू यादव बीजेपी की बी टीम है और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। तेजस्वी यादव के इसी बयान के बाद यह खबर तेज हो गई कि पूर्णिया में आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा पप्पू यादव से परेशानी हो रही है, क्योंकि पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव की वहां अच्छी पकड़ मानी जाती है। और ये बिहार की उन कुछ सीटों में एक है जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं और पप्पू यादव उन मतदाताओं को अपने पाले में कर सकते हैं। मतलब जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर आरजेडी ने पूर्णिया सीट कांग्रेस से ली थी, उसी सीट से कांग्रेस के नेता और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने महागठबंधन को चुनौती दे दी, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव बीजेपी के नहीं बल्कि आरजेडी के वोट काटेंगे और इसी वजह से तेजस्वी यादव उन्हें बीजेपी की बी टीम साबित करने पर उतारू हो गए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने और मंगल सूत्र वाले बयान के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ दी है। पिछले 75 सालों से देश आजाद है और 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है। क्या कांग्रेस ने कभी आपका सोना या मंगल सूत्र छीना? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगल सूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और इधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। मुसलमानों को देश का सबसे पिछड़ा वर्ग बताया है। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक वाले पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की अंतिम लाइन में जो लोग खड़े हैं वो पिछड़े हैं, उनका संसाधनों पर पहला हक है और निश्चित तौर पर उसमें मुसलमान सबसे पहले आता है। निश्चित तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही कहा था कि जो अंतिम बिल्कुल आखिरी लाइन में जो लोग खड़े हैं, जो देश के सबसे पिछड़े लोग हैं, और निश्चित तौर से उसमें मुसलमान आता है। मुसलमान सबसे पिछड़ा है देश के अंदर। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के लिए पहला हक है, उन्होंने कहा था सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहला हक है। और पीएम मोदी आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सबसे पहले सागर में चुनावी जनसभा में हुकार भरेंगे और उसके बाद पीएम बैतूल में बीजेपी उम्मीदवार दुर्गा दास उइके के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को पीएम मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। यहां बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा के समर्थन में हुजूर विधानसभा क्षेत्र में वो रोड शो करने वाले हैं। आपको बताएं, इन तीनों जगहों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। मध्य प्रदेश के अलावा पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज जनसभा होनी है।
तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आज जाने वाले हैं। यहां पर 3 जगहों पर चुनावी रैली उनकी है। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वो वोट मांगते दिखाई देंगे और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ भी वो जाएंगे, अंबिकापुर में यहां वो पहुंचेंगे। तीसरे चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश की इन्हीं 3 सीटों के ऊपर चुनाव है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर चुनावी जनसभा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजे हैं, स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम में। शुरू करते हैं खबरों का धुआंधार बुलेटिन, जहां सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं, जिनका आपसे सीधे सरोकार है, जिन पर रहेगी आपकी नजर। तो शुरुआत करते हैं मॉर्निंग प्राइम की स्पीड 25 से। आज वाराणसी में पीएम मोदी के चुनाव कार्यालय का होगा उद्घाटन। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। शाम को भोपाल में पीएम मोदी करेंगे बड़ा रोड शो। आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अरावती और सोलापुर में होंगी राहुल की जनसभाएं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के गोवा उम्मीदवारों ने शुरू किया बड़ा खेल। बोल रहे हैं कि देश का संविधान गोवा पर लागू नहीं होता, गोवा पर देश का संविधान थोपा गया। गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर बड़ा पलटवार, कहा आरक्षण पर झूठ फैला रही है कांग्रेस, देश से आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। ईवीएम वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट आज जारी कर सकता है निर्देश। दाखिल याचिका में 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग की गई है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, बोली कांग्रेस सरकार में कभी आपका सोना छीना गया, जंग में इंदिरा गांधी ने देश को दिया सोना, देश के लिए मेरी मां का मंगलसूत्र हुआ कुर्बान। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम में बांटकर की राजनीति, हम जाति और धर्म के आधार पर नहीं करते राजनीति। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। न्यूज 18 इंडिया पर बोले ध्रुवीकरण करने और समाज को बांटने के लिए दिया बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, बोले कांग्रेस देश में लागू करना चाहती है शरिया कानून, संपत्ति पर कब्जा कर बंदरबांट करना चाहती है। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को सलमान के घर पर 10 राउंड करनी थी फायरिंग, लेकिन डर की वजह से सिर्फ 5 राउंड फायरिंग की। अभिनेता रणवीर सिंह के डीपफेक वीडियो मामले में मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। सोशल मीडिया एक्स पर वायरल किया गया था वीडियो। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पीएम मोदी पर बड़ा पलटवार, बोले मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर पिछड़ों का पहला हक, निश्चित तौर पर देश का मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने चिराग पासवान और उनकी मां को लेकर दिया विवादास्पद बयान। चिराग पासवान की परवरिश पर भी सवाल उठाए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चिराग पासवान पर दिए विवादास्पद बयान पर आरजेडी पर साधा निशाना, कहा अशोभनीय बयान है आरजेडी की संस्कृति। पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कसा तंज, बोले जब हमारी पार्टी में थी तो हमने बोलना सिखाया, अब विपक्षी पार्टी में शामिल हो गई, बोले ऐसे लोगों पर विश्वास न करें। लद्दाख के मौजूदा बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने टिकट कटने पर जताई नाराजगी। बगावती सुर में दी प्रतिक्रिया, बीजेपी ने इस बार ताशी गयासन को दिया है टिकट। पुंछ के मेंढर इलाके में विवादों में रहने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक जावेद राणा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा आप हमें वोट दें, हम नियंत्रण रेखा को हटाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश की गुना सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। घर घर जाकर मांगे वोट, बच्चों के साथ खेला कैरम। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा जहां 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मना सकते, वहां मतदान कराने की कोई जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया अपने भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की हत्या की साजिश करने का आरोप। पुलिस ने एक दिन पहले रेकी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया था। यूपी कन्नौज सीट से नामांकन भर सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अभी कन्नौज से तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने बनाया है प्रत्याशी। भीषण बारिश से केन्या के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। रेड क्रॉस सोसाइटी ने बाढ़ से 38 लोगों की मौत और 11,000 से ज्यादा लोगों के बेघर होने का किया दावा। इजरायल ने गजा पर हमले का नया वीडियो किया जारी। गजा के शेड्रोट और किबुत्ज जिकिम में हमले का किया दावा। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटीज में इजरायल हमास युद्ध को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए तेज। कोलंबिया में स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस से उलझे।
मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर एक बार फिर से पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने भी इस तरह की बातें वायनाड का चुनाव जीतने के लिए की। वो कर्नाटक में नेहा हत्याकांड पर भी बोले। उन्होंने कहा कि इसका जवाब कर्नाटक सरकार को देना चाहिए। वहीं सीए के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कानून वापस नहीं होगा। अमित शाह से न्यूज 18 इंडिया ने खास बात की, आपको सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं और आप देख सकते हैं ये विशाल यात्रा जो है यहाँ पे बैंगलोर दक्षिण पार्लियामेंट्री सीट में, और इस सीट पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मोदी जी, अमित शाह जी और यहाँ के जो उम्मीदवार है तेजस्वी सूर्या के लिए किससे जुड़े हुए हैं। हमसे बात करने शुक्रिया। सीधा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस का कहना है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो हो रही है वो उनकी मैनिफेस्टो में जो बोले गए वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात वो गलत है, और ओवैसी ने कहा है और उसमें टिप्पणी किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस सालों से चुनाव जीतने के लिए एपीसमेंट करती आई है। राहुल गांधी ने वायनाड जीतने के लिए क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था। अब वायनाड का चुनाव समाप्त होने को आ रहा है, जनता विरोध कर रही है, इसलिए वो कर रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की की हत्या हुई, नेहा हिरेमठ। कांग्रेस का कहना है पॉलिटिकल इशू बना रहा है बीजेपी इसका। आप मुझे बताइए, हत्या हुई है या नहीं हुई? शासन किसका है? तो उनको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमारा काम है ऑपोजिशन के नाते लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू उठाना। चिदम्बरम का कहना है कि सीए को वापस करें, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई सवाल ही नहीं है, ना उनको सत्ता में आना है ना वापिस होना है। जो शरणार्थी आए हैं, नागरिकता उनका अधिकार है। कांग्रेस माइनॉरिटी से लड़कर इनका अधिकार छीनना चाहती है, हमें नहीं होना। 400 पार कैसे होगा? 400 पार कैसे होगा? वोटर टर्नआउट कम था। गत चुनाव में मुझे पूछते थे 300 पार कैसे होगा, हो गया। काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा 400 पार। न्यूज 18 इंडिया ने राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से भी बात की। उन्होंने दावा किया कि दलितों को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। कांग्रेस दलितों और अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रही है, झूठ फैला रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी ने कहा है कि वो कभी आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। आपको सुनाते हैं उनसे की गई खास बातचीत। हमारे साथ है राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। बैरवा साहब, लगातार आप फील्ड के अंदर हैं और क्या देख रहे हैं अब की बार ये जो पहले वाली 12 और अब 13 कितनी सीटें आ रही है? देखो, पूरे हिंदुस्तान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, क्योंकि उनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में जो उन्होंने काम और निर्णय कठोर लेकर जो हमारी पीढ़ियाँ इंतजार कर रही थी वो काम करके दिखाए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपना साकार करने के लिए हिंदुस्तान की जनता उन पे विश्वास कर रही है। इस राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बैरवा साहब, प्रधानमंत्री ने आज ही कहा था कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो दलितों का जो आरक्षण है वो मुस्लिमों को बांटना चाहती है। देखिए, ये इनके गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई काम किए हुए नहीं है। ये केवल और केवल गुमराह करने का काम किया है। इतने सालों 70 साल से दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का वोट लेके इन्होंने, और उनका उत्थान के लिए कोई कार्य योजना नहीं हुई है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दलित उत्थान और पिछड़े और गरीबों के लिए जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर जो उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है, और खुद यशस्वी प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहा कि आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे जब तक ये मोदी जिंदा है या भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। ये राजस्थान में माननीय मोदी जी पर भरोसा है और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है, इसलिए जनता मोदी जी पे तैयार है और वोट देगी भारतीय जनता पार्टी। मनीष के साथ भवानी सिंह, दूदू, न्यूज 18 इंडिया। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को बांट रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे खास बात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में बार बार वही बात दोहरा रहे हैं कि आप लोग, अगर आपकी सरकार आ गई तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, मुसलमानों को बांट देंगे आप लोग, 2 घर होगा तो 1 घर मुसलमानों को दे देंगे।
ये देखो उनकी सोच वैसी है, जैसी सोच होती है आदमी वैसा ही सोचता है। अरे हम आज़ादी मिलके अब देश को 75 साल हो गए, ऐसी कोई घटना घटी? ये तो 10 साल हो गया, 70 साल तो दूसरे लोग की हुकूमत की है ना। ये सब पोलराइज करने के लिए, सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए ये बातें करते हैं। ये अच्छा नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर होकर ऐसी नीचे उतर के बात करता है लोगों को डिवाइड करने के लिए, वोटों के लिए, तो उसको लोग सबक सिखाएंगे। और लोकसभा चुनाव की आपाधापी के बीच न्यूज 18 इंडिया ने शायर मंजर भोपाली से बात की। उन्होंने बड़े ही शायराना अंदाज में आज की सियासत पर अपनी बात रखी। जरा आपको सुनाते हैं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। मंजर भोपाली साहब कह रहे हैं कि सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। खूबसूरत झील के किनारे एक खूबसूरत मंजर, और न्यूज 18 इंडिया के साथ है मंजर भोपाली, जिनकी पहचान, जिनकी शख्सियत भोपाल के लिए, देश के लिए जानी मानी है। और इस वक्त हमारे साथ और बात कर रहे हैं इस सबसे बड़े दंगल यानी लोकसभा चुनाव में न्यूज 18 इंडिया पर बात कर रहे हैं सियासत की। सर, ये आपने कहा कि सियासी लोगों में कोई बुरा तो नहीं होता, पर इसका मतलब है कि चुनना तो आपको, जो ये गुलिस्ता जो है इसमें चुनना तो इन्हीं में से किसी को है क्या? वो आपकी कुछ एक बड़ी खूबसूरत लाइन थी। देखिए, हम लोगों को ही चुनना है तो हम अच्छे आदमी को चुनेंगे, इसलिए हमारे नज़दीक सभी बराबर हैं, सभी अच्छे हैं, उनमें से अच्छा चुनना है। पार्टियों ने जिसको भी टिकट दिया है, बड़ी अच्छी खूबसूरत लाइन थी मेरी, वो आपको एक गीत पेश करता हूँ। देखिए, मैं इस मुल्क में किसका मुल्क है, कितना खूबसूरत मुल्क है, ये पूरी दुनिया में मैंने पढ़ा है। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मतलब इतना खूबसूरत मंजर है और साथ में मंजर भोपाली हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो शाम कितनी खूबसूरत हो जाएगी न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़े दंगल में। चुनाव की जिसे कहते हैं आपाधापी, उस आपाधापी में मंजर साहब को हम इसलिए अपने साथ रखे हैं कि आपको मंजर साहब को सुनकर आपके दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। मंजर साहब, ये मतलब सारे नेता लोग भाग रहे इधर, सबके मन में एक ही ख्वाहिश है कि चुनाव जीतना है। इनको हमारे मंजर साहब कि जब वो शाम को अपनी पूरी कैनवासिंग से जब थोड़ा सा उनको घर पहुँचे, आराम ले रहे हो, क्या मतलब सुनाना चाहेंगे? मोहब्बतों के चरागों की जिंदगी कम है, मोहब्बतों के चरागों की जिंदगी कम है, दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है। मंजर भोपाली साहब के साथ ये खूबसूरत वक्त न्यूज 18 इंडिया के सबसे बड़े दंगल में, जब आप आपाधापी चुनाव की हो, मंजर साहब को थोड़ा सा सुन लेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, भोपाल। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, जहां 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मनाए जा सकते, वहां मतदान कराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कहा कि चुनाव आयोग से दरख्वास्त करेंगे कि वो बहरमपुर लोकसभा सीट का मतदान आगे बढ़ा। रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच एनआईए से कराए जाने के लिए दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। साथ ही साथ राज्य सरकार से रिपोर्ट भी तलब की गई है।
और रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी को जहां बीजेपी ने ममता सरकार पर खड़ा तमाचा बताया है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा बीजेपी डर गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में खुली कोर्ट न्यायमूर्ति को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि बहरामपुर में जो घटना हुआ, जहां की केवल 8 घंटा के लिए भी एक वर्ग को अपना पूजा बनाने नहीं दिया गया, तो ये बहरामपुर शायद चुनाव के लिए तैयार नहीं है। ये जो न्यायमूर्ति का जो ये टिप्पणी कोर्ट में हुआ, ये पश्चिम बंगाल के जो राजनीतिक प्रशासन और जो नौकरशाह प्रशासन है, उनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। बीजेपी डर गया है क्योंकि दिल्ली में 200 नहीं पार करेगा, तो बंगाल में वो डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे, वो 9 से 10 नहीं होगा, जो भी होगा बिलो 9 से कम रहेगा। इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट वो कर रहे हैं। वो कंफ्यूज करना चाहता है पब्लिक को, लेकिन बंगाल का पब्लिक कॉन्फिडेंट है। बंगाल में नो वोट टू भाजपा चल रहा है और ऑल सपोर्ट टू टीएमसी, ममता दीदी को सपोर्ट, ये हवा चल रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने यह दावा बीरभूम और बर्धमान में चुनाव प्रचार के दौरान मंच से अपने संबोधन में किया। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने राजा राम रेगे नाम के एक संदिग्ध को मुंबई से गिरफ्तार किया था, जिस पर अभिषेक बनर्जी के घर और ऑफिस की रेकी करने का आरोप लगा है। বিজেপির এক গদ্দার বললেন বোমা ফাটাবো। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির ওপর রাগ হয়তো মেরে দে। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी का अपने भतीजे की हत्या किए जाने का ये सनसनीखेज आरोप राजा राम रेगे नाम के उस शख्स की गिरफ्तारी के बाद सामने आया, जिसे एक दिन पहले कोलकाता पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। राजा राम रेगे के खिलाफ ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ दिन से अपने ऑफिस और घर के बाहर देखा था। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि आरोपी राजा राम रेगे ने अभिषेक बनर्जी से मिलने का समय मांगा था। ममता बनर्जी के मुताबिक आरोपी का मुलाकात के बहाने अभिषेक बनर्जी की हत्या का प्लान था। आरोपी की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने अपनी और भतीजे अभिषेक बनर्जी की जान को खतरा भी बताया था। বিজেপির এক গদ্দার বললেন বোমা ফাটাবো। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির ওপর রাগ হয়তো মেরে দে। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি। ধরে ফেলেছিলাম আমরা। কিভাবে করেছিলি? তার বাড়ি পর্যন্ত রেকি করেছে, ফেস টাইমে ফোন করেছে। आपका साथ बात करने चाहती हूँ বলে সময় দিলেই গুলি করে দিয়ে পালিয়ে যেত। এরা চায় যারা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের মেরে দাও, তাদের জেলে ভরে দাও। बीजेपी ने दावा किया कि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए ऐसे बयान दे रही हैं और अपनी पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि रेगे की गिरफ्तारी से एक दिन पहले भी ममता बनर्जी ने अभिषेक की जान को खतरा बताया था और उसके अगले दिन कोलकाता पुलिस ने राजा राम रेगे को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। उस पर कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की रेकी करने का आरोप लगा था। 26/11 मुंबई आतंक जब हमला हुआ था, उसका हेडली का ये संगी था। ये कहां से ये सब आ गया, ये इन्हीं को पता है। ये आदमी आ गया, अचानक हो गया सब कुछ, और क्या है, हमारे जान को खतरा है। भैया वोट नहीं मिल रहे हैं, सहानुभूति में भी वोट मिलते नहीं। दरअसल ये सारा मामला 20 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 22 अप्रैल को एक बड़ा धमाका होगा। यह धमाका टीएमसी और उनके शीर्ष नेतृत्व को हिला कर रख देगा। शुभेंदु अधिकारी के इसी बयान के अगले दिन ममता बनर्जी एक चुनावी रैली में अपनी और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की जान को खतरा बताते दिखाई दी। कोलकाता पुलिस ने आरोपी राजा राम रेगे के तार मुंबई के 26/11 हमले से भी जुड़े होने का दावा किया था। कोलकाता पुलिस के मुताबिक 26/11 के आरोपी हेडली ने जिन लोगों से सहायता ली थी, उनमें से एक था राजा राम रेगे। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर तृणमूल कांग्रेस के घाटल लोकसभा सीट से उम्मीदवार और स्टार प्रचारक दीपक अधिकारी का एक वीडियो शेयर किया।
इसमें दावा किया गया कि टीएमसी प्रत्याशी ने बालूर घाट से बीजेपी प्रत्याशी सुकांतो मजूमदार को आगामी जीत की बधाई दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह भी लिखा कि ममता बनर्जी तेजी से अलग थलग होती जा रही हैं। मतदाता और उनके नेता दोनों ही डूबते जहाज को छोड़कर जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अमित मालवीय ने शेख शाहजहां के बहाने ममता बनर्जी पर हमला किया। अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया, इसमें लिखा कि गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां के हाव भाव बदलने लगे। अमित मालवीय ने कहा कि बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट के बाहर बेटी और पत्नी को देखकर शेख शाहजहां रोने लगा। यह वीडियो ट्वीट किया गया है अमित मालवीय की तरफ से, और इसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भावुक अंदाज में नजर आ रहा है शेख शाहजहां, आंसू उसके छलकते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो ट्वीट किया अमित मालवीय ने, और साथ साथ ये लिखा है कि मुख्य आरोपी शेख शाहजहां, जो संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी है, उसके हाव भाव अब बदलने लगे हैं। अमित मालवीय ने कहा कि बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट के बाहर बेटी और पत्नी को देखकर शेख शाहजहां रोने लगा, और ये बाकायदा वीडियो शेयर किया है अमित मालवीय। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, स्वैग गायब हो गया, ममता बनर्जी का पोस्टर बाय, बलात्कारी शेख शाहजहां एक गमगीन बच्चे की तरह रो रहा। अपराधी अनुब्रतो मंडल जेल में है। शौकत मोहल्ला, जहांगीर खान और दूसरे आरोपियों का ऐसा ही हाल होना, जिन्होंने पूरे बंगाल में आतंक का राज फैलाया। जब कानून की पकड़ में आएंगे तो उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। निश्चित तौर से ममता बनर्जी भी नहीं, वो अपने मंत्रियों को भी नहीं बचा सकी है। घड़ी चल रही है, ये एक्सपोज किया है अमित मालवीय ने। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हाथों में थमाता नजर आया। आरोप लगा कि वो पैसे उस आदमी को बांटने के इरादे से दिए गए और उसे एक काम सौंपा गया कि वो इलाके के लोगों को पैसे देकर उनसे बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील करे। इसके अलावा उनके चुनावी दफ्तर में सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता नजर आया। दावा किया गया कि उन्होंने खाने के पैकेट और पैसे बांटकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। प्रधानी या जिला पंचायत चुनाव नहीं, जहाँ पे पैसा बांटा जाए। हालांकि उनके दफ्तर से आए वीडियो में कहानी कुछ और ही नजर आई। वहां बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता नजर आया, एक बड़ी सी कढ़ाई में पूरियां छनती नजर आई और उसी के बगल में आटे की कई बोरियां रखी दिखाई दी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि उस दफ्तर में बड़े पैमाने पर खाना बांटने की तैयारी की गई। इन्हीं वीडियो के आधार पर यह आरोप लगा कि मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में लोगों को लालच देकर उनके वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ये वही सीट है जहां से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। इधर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कुछ राज्यों में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले दिनों में लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से जूझना पड़ सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को तेज धूप में घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी, क्योंकि मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में सूरज की तपिश और बढ़ेगी। इसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। जबकि पिछले कुछ दिनों से कुछ राज्यों में आसमान से आग बरस रही है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए कुछ राज्यों में झुलसा देने वाली गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 27 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भीषण गर्मी के साथ लू चल सकती है। अलर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के करीब 50 जिलों में लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली में गर्मी बढ़ने का अनुमान जताया। लेकिन पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 26 अप्रैल तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई। लेकिन इस बीच दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अचानक मौसम बिगड़ गया। धूल भरी आंधी की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिसे देखते हुए दिल्ली आने वाले कई विमानों को दूसरे शहरों में डायवर्ट कर दिया गया। क्योंकि अचानक आई आंधी की वजह से दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाके धुंधले हो गए। धूल और मिट्टी की वजह से कुछ मीटर तक देख पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया। इसी वजह से एहतियातन दिल्ली आने वाले कई विमानों को दूसरे शहरों में डायवर्ट कर दिया गया, जबकि दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइटें लेट हो गई। हालांकि आंधी के बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही थी। यहाँ तक कि रात का तापमान भी काफी बढ़ा हुआ था।
हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव और लू चलने का अनुमान जताया। उधर बिहार की हॉट सीट पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने बी टीम के आरोप पर तेजस्वी यादव को जवाब दिया। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती का चुनाव प्रचार किया था और बिना नाम लिए पप्पू यादव पर निशाना साधा था। और पप्पू यादव ने तेजस्वी को उसी हमले का जवाब दिया। उन्होंने पहले हनुमान जयंती पर एक पोस्ट की, लोगों को शुभकामना दी और लिखा कि जो लोग भीषण नफरत में आपाक हो रहे हैं, भगवान उनका कल्याण करे। कहा जा रहा है कि ये लाइन लिखकर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला किया, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में उन पर लगे बी टीम के आरोप का भी जवाब दिया। मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे, और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम में नहीं है। ये सारा सियासी बवाल एक दिन पहले पूर्णिया में दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर हुआ, क्योंकि रैली में उन्होंने खुलकर बोल दिया था कि अगर पूर्णिया के लोग आरजेडी को वोट नहीं करते तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो एनडीए को वोट कर रहे हैं। और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। माना जा रहा है कि तेजस्वी ने यह बयान देकर पूर्णिया के लोगों को पप्पू यादव को वोट देने से रोका था, या यूं कहें कि इशारों में उन्होंने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा दिया था और लोगों से केवल और केवल आरजेडी को वोट देने की अपील की थी, क्योंकि बिहार की पूर्णिया सीट वो सीट है जहां पप्पू यादव के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और बिहार के सीमांचल इलाके की सीट पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी आरजेडी के सामने चुनौती खड़ी हो गई। क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी को उम्मीद थी कि इस बार पूर्णिया में सियासी समीकरण अलग होंगे, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके सारा हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया और आरजेडी ने उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। 2019 के चुनाव में पूर्णिया में एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुमार को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार उदय सिंह को 3.5 लाख के आसपास वोट मिले थे, यानी एनडीए प्रत्याशी करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन अटकलें लगी कि इस बार महागठबंधन ने वोटों का यह अंतर कम करने के लिए पूरी प्लानिंग की थी और पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने तक पूरा प्लान सही जा रहा था, लेकिन पप्पू यादव के पूर्णिया से लड़ने की जिद ने आरजेडी या यूं कहें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और पप्पू यादव की वजह से बिहार की पूर्णिया सीट हॉट सीट बन गई, क्योंकि उन्होंने पूर्णिया की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। साथ ही आरजेडी का एम-वाई समीकरण बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव इस सीट पर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं और इससे आरजेडी की बीमा भारती को नुकसान हो सकता है और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में धुआंधार रैलियां की। पूर्णिया में 26 अप्रैल को मतदान होगा और मतदान से 4 दिन पहले तेजस्वी ने एक बार फिर पप्पू यादव के खिलाफ वोट की अपील की, या यूं कहें कि मंच से इशारों में बोल दिया था कि पप्पू यादव बीजेपी की बी टीम है और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। तेजस्वी यादव के इसी बयान के बाद यह खबर तेज हो गई कि पूर्णिया में आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा पप्पू यादव से परेशानी हो रही है, क्योंकि पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव की वहां अच्छी पकड़ मानी जाती है और ये बिहार की उन कुछ सीटों में एक है जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं और पप्पू यादव उन मतदाताओं को अपने पाले में कर सकते हैं। मतलब जिस एम-वाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर आरजेडी ने पूर्णिया सीट कांग्रेस से ली थी, उसी सीट से कांग्रेस के नेता और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने महागठबंधन को चुनौती दे दी, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव बीजेपी के नहीं बल्कि आरजेडी के वोट काटेंगे और इसी वजह से तेजस्वी यादव उन्हें बीजेपी की बी टीम साबित करने पर उतारू हो गए। क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से इसलिए टिकट दी क्योंकि उन्हें टिकट देकर वो पूर्णिया के मुस्लिम और यादव मतदाताओं के अलावा ओबीसी समुदाय को भी अपने पाले में करना चाहती थी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। सीएए पर पी चिदम्बरम के बयान पर अमित शाह का पलटवार। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर चुनाव जीतना चाहती है। ना वापिस होना जो शरणार्थी आए हैं, नागरिकता उनका अधिकार है। ईवीएम वीवीपैट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है निर्देश। याचिका में 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। बोली, इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया था और मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।
आधे बाउल दही से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती गंगोता जाति से आती और इस जाति को ओबीसी समुदाय के तहत रखा गया है। यानी बीमा भारती के जरिए आरजेडी ने मुस्लिम, यादव और ओबीसी समुदाय तीनों को आरजेडी की तरफ लाने की कोशिश की। इसके अलावा 5 बार विधायक रही बीमा भारती को महिला मतदाताओं का भी वोट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके आरजेडी का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वो वोट काटेंगे तो आरजेडी के वोट काटेंगे और इसीलिए तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के लोगों को आगाह किया कि अगर वो विपक्षी गठबंधन को वोट नहीं करेंगे तो इसका फायदा अपने आप बीजेपी को हो जाएगा। यानी पप्पू यादव पूर्णिया में आरजेडी के लिए ऐसी परेशानी बन गए जिसे दूर करना आरजेडी के लिए मुश्किल हो गया। और इसी पूर्णिया में एक रैली के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमा भारती के ऊपर जमकर जबानी तीर चलाए। उन्होंने बीमा भारती के जेडीयू छोड़कर जाने का जिक्र किया और इसे पार्टी के लिए अच्छा बता दिया। हालांकि उन्होंने एक बार भी मंच से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती का नाम नहीं लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने जो भी कहा उससे यह साफ था कि उनके निशाने पर बीमा भारती ही थी। अच्छा हुआ, आप जिसको इतना इज्जत किया पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाते, कुछ तो सिखाए। नीतीश कुमार ने बीमा भारती पर यह तंज पूर्णिया में एक रैली में कसा। वो वहां एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के समर्थन में रैली करने पूर्णिया पहुंचे। उसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में यह दावा किया कि मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चली गई थी। रोज आती थी, कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। बीमा भारती के बाद नीतीश कुमार ने जंगल राज के बहाने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने विकास का हवाला देते हुए लोगों से एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को वोट देने की अपील की। इस बीच कांग्रेस ने बिहार में गठबंधन के तहत अपने हिस्से में आई सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पटना साहिब लोकसभा सीट से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा। यहां उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद से होगा। पटना साहिब सीट पर 1 जून को मतदान होगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने एक यात्री के एक सूटकेस से 10 पीले एनाकोंडा सांप बरामद करने का दावा किया। कस्टम्स विभाग के मुताबिक वो आदमी पीले एनाकोंडा की तस्करी करने की कोशिश में था और वो ये सांप थाईलैंड के बैंकॉक से लाया था। आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट के आदेश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री से भिड़ गए। वहां की कोर्ट ने एक पादरी की हत्या से जुड़ी एक पोस्ट को एक्स से हटाने का आदेश दिया था। इस पर इलॉन मस्क ने 2 टूक कह दिया कि कोई भी देश पूरे इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इलॉन मस्क को अहंकारी अरबपति बता दिया था। उधर मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले शूटरों की पिस्तौल गुजरात के सूरत में तापी नदी से बरामद करने का दावा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन हथियारों से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। बाद में उन शूटरों ने अपने हथियार सूरत की तापी नदी में फेंक दिए थे। और फायरिंग की घटना के ठीक 9 दिन बाद मुंबई पुलिस ने तापी नदी से शूटरों की दोनों पिस्तौल बरामद करने का दावा किया। इनके अलावा मुंबई पुलिस ने नदी से पिस्तौल में इस्तेमाल होने वाली 4 मैगजीन मिलने का भी दावा किया। मैगजीन वो होती है जिसमें गोलियां रखी जाती हैं, उसी के जरिए पिस्तौल से फायरिंग होती है। इस सर्च ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें मुंबई पुलिस की एक टीम नदी में गोताखोरों की मदद से हथियार ढूंढती दिखाई दी। तभी एक गोताखोर नदी से ऊपर आ गया। उसके हाथ में एक पिस्तौल और एक मैगजीन दिखाई दी। बाद में उस गोताखोर ने उस पिस्तौल को नाव पर मौजूद एक पुलिस वाले को दे दिया। मुंबई पुलिस ने उसी जगह से दूसरी पिस्तौल के भी मिलने का दावा किया। और सूत्र बताते हैं कि पिस्तौल की उन 4 मैगजीन से पुलिस को 17 गोलियां भी मिली। सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े विक्की गुप्ता और सागर पाल नाम के 2 शूटरों ने इन्हीं हथियारों से मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पर फायरिंग की थी। बाद में पुलिस ने उन्हें गुजरात के भुज से गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में उन शूटरों ने गोली चलाने के बाद हथियार को तापी नदी में फेंकने की बात बताई थी। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई। जेल में उनका शुगर लेवल बढ़ने के बाद उन्हें इंसुलिन दिए जाने की खबर भी आई थी। एक दिन पहले ही इंसुलिन की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और एम्स के डॉक्टरों के पैनल को उनकी सेहत की निगरानी का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्हें यह दवा दी गई। एम्स के डॉक्टर की सलाह पर दी गई, क्योंकि एक दिन पहले एम्स के डॉक्टर ने सलाह दी थी कि अगर बहुत जरूरी हो तो केजरीवाल को इंसुलिन दे दी जाए। इसके बाद खबर आई कि केजरीवाल को 2 यूनिट इंसुलिन दे दी गई, क्योंकि उनका शुगर लेवल 217 हो गया था। इससे पहले खबर आई थी कि जेल से बाहर रहने पर केजरीवाल इंसुलिन की 50 यूनिट डोज लेते थे और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जेल में उन्हें यह दवा नहीं दी जा रही, जबकि कुछ दिन पहले ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल जानबूझकर ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए।
क्योंकि उनके डाइट चार्ट में आलू, पूरी, मिठाई और आम जैसी चीजें शामिल हैं और इनकी वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। ईडी ने दलील दी थी कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेहत का हवाला देकर जमानत पा सकें। उधर उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी पर इलाके के लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगा। इस सीट से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। इसी वजह से यहां के नतीजों पर अब हम आपके लिए लाए हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ खास सेगमेंट, जिसमें आप मनी कंट्रोल पर निवेश और बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में सपाट शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। कच्चे तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मनी कंट्रोल प्रो पर लॉग इन करें। लेकिन आरोप लगा कि वहां से चुनावी मैदान में उतरे बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह और उनके समर्थकों ने लोगों को पैसे देकर उनसे उनके वोट खरीदने की कोशिश की। यह बवाल तब खड़ा हुआ जब मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह के दफ्तर का एक वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो में एक आदमी 500 के नोट की गड्डियों से कुछ नोट गिनकर पास बैठे आदमी के हाथों में थमाता नजर आया। आरोप लगा कि वो पैसे उस आदमी को बांटने के इरादे से दिए गए और उसे एक काम सौंपा गया कि वो इलाके के लोगों को पैसे देकर उनसे बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील करे। इसके अलावा उनके चुनावी दफ्तर में सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता नजर आया। दावा किया गया कि उन्होंने खाने के पैकेट और पैसे बांटकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। प्रधानी या जिला पंचायत चुनाव नहीं, जहाँ तो पैसा बांटा जाए। हालांकि उनके दफ्तर से आए वीडियो में कहानी कुछ और ही नजर आई। वहां बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता नजर आया। एक बड़ी सी कढ़ाई में पूरियां छनती नजर आई और उसी के बगल में आटे की कई बोरियां रखी दिखाई दी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि उस दफ्तर में बड़े पैमाने पर खाना बांटने की तैयारी की गई। इन्हीं वीडियो के आधार पर यह आरोप लगा कि मथुरा से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में लोगों को लालच देकर उनके वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ये वही सीट है जहां से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। इधर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कुछ राज्यों में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले दिनों में लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से जूझना पड़ सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को तेज धूप में घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी, क्योंकि मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में सूरज की तपिश और बढ़ेगी। इसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। जबकि पिछले कुछ दिनों से कुछ राज्यों में आसमान से आग बरस रही है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए कुछ राज्यों में झुलसा देने वाली गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 27 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भीषण गर्मी के साथ लू चल सकती है। अलर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के करीब 50 जिलों में लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली में गर्मी बढ़ने का अनुमान जताया। लेकिन पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 26 अप्रैल तक हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई। लेकिन इस बीच दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अचानक मौसम बिगड़ गया। धूल भरी आंधी की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिसे देखते हुए दिल्ली आने वाले कई विमानों को दूसरे शहरों में डायवर्ट कर दिया गया। क्योंकि अचानक आई आंधी की वजह से दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाके धुंधले हो गए। धूल और मिट्टी की वजह से कुछ मीटर तक देख पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया। इसी वजह से एहतियातन दिल्ली आने वाले कई विमानों को दूसरे शहरों में डायवर्ट कर दिया गया, जबकि दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइटें लेट हो गई। हालांकि आंधी के बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही थी। यहाँ तक कि रात का तापमान भी काफी बढ़ा हुआ था। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव और लू चलने का अनुमान जताया। उधर बिहार की हॉट सीट पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने बी टीम के आरोप पर तेजस्वी यादव को जवाब दिया। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती का चुनाव प्रचार किया था और बिना नाम लिए पप्पू यादव पर निशाना साधा था। और पप्पू यादव ने तेजस्वी को उसी हमले का जवाब दिया। उन्होंने पहले हनुमान जयंती पर एक पोस्ट की, लोगों को शुभकामना दी और लिखा कि जो लोग भीषण नफरत में आपाक हो रहे हैं, भगवान उनका कल्याण करे। कहा जा रहा है कि ये लाइन लिखकर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला किया, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में उन पर लगे बी टीम के आरोप का भी जवाब दिया। मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे, और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम में जाने हैं। ये सारा सियासी बवाल एक दिन पहले पूर्णिया में दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर हुआ, क्योंकि रैली में उन्होंने खुलकर
पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। शाम को भोपाल में पीएम मोदी करेंगे मेगा रोड शो। आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अमरावती और सोलापुर सीट के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस के गोवा उम्मीदवारों ने शुरू किया बड़ा खेल। बोल रहे हैं देश का संविधान गोवा पर लागू नहीं होता, गोवा पर देश का संविधान थोपा गया। गृहमंत्री अमित शाह का आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर बड़ा पलटवार, बोले आरक्षण पर झूठ फैला रही है कांग्रेस, देश से आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, बोले कांग्रेस सरकार में कभी आपका सोना छीना गया, जंग में इंदिरा गांधी ने देश को दिया सोना, देश के लिए मेरी मां का मंगलसूत्र हुआ कुर्बान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम में बांट कर की राजनीति, हम जाति और धर्म के आधार पर नहीं करते राजनीति। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। न्यूज 18 इंडिया पर बोले ध्रुवीकरण करने और समाज को बांटने के लिए दिया गया बयान। आज वाराणसी में पीएम मोदी के चुनाव कार्यालय का होगा उद्घाटन। कार्यक्रम में होम मिनिस्टर अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस देश में लागू करना चाहती है शरिया कानून, संपत्ति पर कब्जा कर बंदरबाट करना चाहती है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पीएम मोदी पर बड़ा पलटवार, बोले मनमोहन सिंह ने कहा था संसाधनों पर पिछड़ों का पहला हक, निश्चित तौर पर देश का मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने चिराग पासवान और उनकी मां को लेकर दिया विवादास्पद बयान। चिराग पासवान की परवरिश पर भी उठाए सवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चिराग पासवान पर दिए विवादास्पद बयान पर आरजेडी पर साधा निशाना, कहा अशोभनीय बयान है आरजेडी की संस्कृति। पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कसा तंज, बोले जब हमारी पार्टी में थी तो हमसे बोलना सिखाया, अब विपक्षी पार्टी में शामिल हो गई, बोले ऐसे लोगों पर विश्वास न करें। लद्दाख के मौजूदा बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने टिकट कटने पर जताई नाराजगी। बगावती सुर में दी प्रतिक्रिया, बीजेपी ने इस बार ताशी ग्यालसन को दिया है टिकट। पुंछ के मेंढर इलाके में विवादों में रहने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक जावेद राणा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा आप हमें वोट दें, हम नियंत्रण रेखा को हटाने की करेंगे कोशिश। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा जहां 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मना सकते वहां मतदान कराने की कोई जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया अपने भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की हत्या की साजिश करने का आरोप। पुलिस ने एक दिन पहले रेकी के आरोप में एक आदमी को किया था गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से नामांकन कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। कभी कन्नौज से तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने बनाया है प्रत्याशी। उद्धव ठाकरे के विवादास्पद बयान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार, बोले उद्धव ठाकरे ने मेरा नहीं किसानों के बेटों का अपमान किया। राजस्थान के पाली में कंगना रनौत ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया चुनाव प्रचार, कहा पीएम के 400 पार का संकल्प हम कड़ी मेहनत करके पूरा करेंगे। गुजरात के सूरत से बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, बोले सूरत में जनता का अपमान हुआ, वोट तक नहीं डालने दिया गया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिया विवादास्पद बयान, बोले जिन लोगों को अभी तक जय श्री राम बोलने में तकलीफ हो रही है उन्हें भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनौत के खिलाफ संजय राउत करेंगे चुनाव प्रचार। मंडी से बीजेपी ने कंगना रनौत को बनाया है कैंडिडेट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली की जनसभा में मारपीट, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आप के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी सोने और मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के सबसे बड़े नेता ने नैतिकता छोड़ दी है। देश पिछले 75 सालों से आजाद है और 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। क्या कांग्रेस ने कभी आपका सोना या फिर मंगलसूत्र छीना? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन में 3 जगहों पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस की नजर स्त्रीधन पर है और वो माताओं के मंगलसूत्र छीन लेना चाहती है। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको
समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने झारखंड के खूंटी में बीजेपी कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति की है। मेरे भाइयों, हम लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते। बराबर देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटकर इन कांग्रेस के लोगों ने राजनीति की है। देश की सामाजिक समरसता को इन लोगों ने तार तार कर दिया। भाई, जो भी गरीब है उसकी मदद की जानी चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कई कमीशन बनाए और एक कमिश्नर ने कह दिया कि ओबीसी में जो 27% का कोटा है उसमें 6% मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए और 2% अन्य जो माइनॉरिटी हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित वर्ग जो धर्म परिवर्तन कर लेगा उसको भी दीजिए। हालत इन लोगों की दीजिए। देखिए, एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है हमारे दिल्ली में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन लोगों ने अनुसूचित वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन ही समाप्त कर दिया। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ लेनी और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को पीटा भी गया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के लिए जोधपुर को दंगे की आग में झोंकने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को
दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर बड़ा पलटवार किया और मुसलमानों को देश का सबसे पिछड़ा वर्ग बताया। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक वाले पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए राशिद अल्वी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की अंतिम लाइन में जो लोग खड़े हैं, जो पिछड़े हैं, उनका संसाधनों पर पहला हक है और निश्चित तौर पर उसमें मुसलमान सबसे पहले आता है। निश्चित तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही कहा था कि जो अंतिम बिल्कुल आखिरी लाइन में जो लोग खड़े हैं, जो देश के सबसे पिछड़े लोग हैं, और निश्चित तौर से उसमें मुसलमान आता है। मुसलमान सबसे पिछड़ा है देश के अंदर। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के लिए पहला हक है, उन्होंने कहा था सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहला हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर SC/ST आरक्षण में सेंधमारी करके मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अकोला की रैली में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस झूठ फैला रही है कि बीजेपी को अगर 400 सीटें मिली तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। SC/ST और पिछड़ों का आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनता ने हमें 10 साल संविधान बदलने की ताकत दी, लेकिन हमने आरक्षण नहीं बल्कि 3 तलाक खत्म किया, आतंकवाद खत्म करने के लिए काम किया। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है कि भाजपा को 400 सीटें आएगी तो आरक्षण चला जाएगा। अरे कांग्रेस वालों, हमें संविधान बदलने की ताकत इस देश की जनता ने 10 साल से दी। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इस देश से ST, SC और OBC का आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। ये मोदी का गारंटी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को बांट रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे खास बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में बार बार वही बात दोहरा रहे हैं कि आप लोग, अगर आपकी सरकार आ गई तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, मुसलमानों को बांट देंगे आप लोग, 2 घर होगा तो 1 घर मुसलमानों को दे देंगे। ये देखो, उनकी सोच वैसी है, जैसी सोच होती है आदमी वैसा ही सोचता है। अरे हम आजादी मिलके अब देश को 75 साल हो गए, ऐसी कोई घटना घड़ी? ये तो 10 साल हो गया, 70 साल तो दूसरे लोग की हुकूमत की है ना। ये सब पोलराइज करने के लिए, सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए ये बातें करते हैं। ये अच्छा नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर हो के ऐसी नीचे उतर के बात करता है लोगों को डिवाइड करने के लिए, वोटों के लिए, तो उसको लोग सबक सिखाएंगे। और इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि जब वो ऐसी बातें करते हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर विपक्षी गठबंधन मोदी को गाली देने लगता है। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। और लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। दक्षिण गोवा से कांग्रेस कैंडिडेट हैं विरिएटो फर्नांडिस। इनके बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस उम्मीदवार का दावा है कि भारत का संविधान गोवा पर थोपा गया है। उनके इस बयान पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में प्रधानमंत्री मोदी